बीपीएस हम लोग बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है वो पूरा अभी तक जितना पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन पेपर जो अभी 12 फरवरी 2023 को हुआ था उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसमें उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो इसका आंसर है रुद्रदमन ने की थी। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो इसका आंसर जो सही है वो हो जाएगा गुप्त कला। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत से है। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो इसका आंसर है शेर खान। उसके बाद अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें देखना है कि किसमें सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। तो यही सही नहीं है। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ा गया था। हल्दीघाटी का महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। इसमें सही नहीं पूछा है, ये वाला सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल किया जाता था मुकद्दम या चौधरी का शब्द का प्रयोग। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के पास नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो किसने स्थापना की थी नागालपुरम की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आधुनिक भारत से है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो किसके द्वारा अपनाए गए थे, इसका सही उत्तर है बंगाल विभाजन। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 12वां 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो यह फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों के निजाम हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था, तो इसका नाम क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। तो उसका प्रजामंडल आंदोलन था नाम। उसके बाद अगला प्रश्न है 14वां, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। तो आप प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ये वाला सब गलत कर देते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये वाला सही नहीं है, इसका पहला आंसर। उसके बाद चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये तो सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। उसके बाद 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? किया गया था अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा पत्रिका का संपादन किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा जो है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सही नहीं है उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसमें यही सही नहीं है। अब उपर्युक्त में से एक से अधिक सही नहीं है, तो आप इसे थोड़ा रोक करके पढ़ लीजिएगा। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रत लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन था? बाबा रामचंद्र। वह कौन थे? बाबा रामचंद्र। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में, सन याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो भारत को ब्रिटिश से कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 को। उसके बाद अगला प्रश्न है, जून 1948 को वापस लेने की फैसला की थी। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन थे? सर जेम्स डेविड सिम्पटन। सर जेम्स डेविड सिम्पटन थे। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो महालवारी
बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने किया था। होल्ट मैकेंजी इसका आंसर ये सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो 1940 में पवनार महाराष्ट्र में आरंभ किए थे सत्याग्रह व्यक्तिगत विनोबा भावे जी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया। तो इसका सही आंसर है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। उसके बाद अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, इसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो यही सही नहीं है और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक ज़िले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। तो सही है, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, ये भी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका सही आंसर है ब्लॉक स्तरीय निकाय। ब्लॉक स्तरीय निकाय। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यह किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता यह लिया गया है ब्रिटेन से। यह लिया गया है ब्रिटेन से। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये कितना समय लगा गया है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है यह उत्तरदायी है विधानसभा के, विधानसभा। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण एक, इसमें उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? उपर्युक्त में से एक से अधिक ये शामिल है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो सर्वोच्च न्यायालय से कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र। तो इसमें जो है ये सब सही है, तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक। उसके बाद अगला प्रश्न है 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। इसमें कितना न्यूनतम आयु होना आवश्यक है? 21 वर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न भारत का भूगोल से है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो जो 1973 में क्या शुरू किया गया था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर। उसके बाद अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारनद, मुख्य समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका सही आंसर है 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो कोयले के भंडारों से कौन सा समृद्ध है? महानदी, दामोदर नदी, सोन नदी, मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में, तो चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। तो यह वजन कम करने वाला उद्योग है, ये भी सही, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो सही है। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शावर्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का भूगोल से प्रश्न है, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी में जुड़ती है? तो सिंधु नदी किस में जुड़ती है? काबुल नदी। अब अफगानिस्तान की किस नदी में? अफगानिस्तान की काबुल नदी में जुड़ती है अटाक अपनी पहली यात्रा के अंत में। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये सत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो इसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये हो जाएगा CWG, इस प्रकार के जलवायु में आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है?
तो यह दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? किसे स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? इसका उद्देश्य क्या है? ये वाला प्रश्न में जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, ये तो सही ही है। उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, ये भी सही है। उसके बाद जो है, इसके बाद अगला ऑप्शन है रोजगार निर्माण, ये भी सही है। तो इसमें जब तीनों सही हैं तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो यह नीतिगत उपाय जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक, रखरखाव, इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो इसका आंसर होगा SVS राघवन समिति। 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में अधिनियमित, ये होगा राघवन समिति। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। धूसर क्रांति जो है, ये धूसर क्रांति होगा उर्वरक, पहला का 4 हो गया। और उसके बाद जो है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज का उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से। उसके बाद जो है रजत क्रांति है अंडे के उत्पादन से, भी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लाल क्रांति ये है टमाटर और मांस उत्पादन से। इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो मानव संसाधन विकास पर कौन सी योजना केंद्रित थी? उपर्युक्त में से एक से अधिक। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो पंचम, प्रथम, द्वितीय, इसमें से कोई नहीं, प्रयुक्त में से कोई नहीं होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो इसका जो आंसर होगा कर्नाटक। उसके बाद किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? इसका जो सही आंसर होगा यूनिट बजट 1992-1993, यूनिट बजट 1992 से 1993, विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता, साहित्य, इसमें से कोई नहीं था। इसका सही आंसर हो जाए उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए
कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO। NSSO गरीबी रेखा का निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करता है NSSO। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए हैं। तो ये कौन सा है? 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, भौतिक विज्ञान से है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता, तो इसमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें से हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। उसके बाद अगला प्रश्न है, बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा रोलिंग घर्षण के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग स्थैतिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो धनात्मक रूप से आवेशित कण जो है अल्फा किरण। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी ये जिम्मेदार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? इसमें शामिल होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे बताना है। इसमें झुकेंगे, बाईं ओर झुकेंगे। तो बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो यात्री बाईं ओर झुकेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो इसका जो सही आंसर है, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान का प्रश्न है। विज्ञान में भौतिक विज्ञान पूछा जाता है, रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान आएगा। तो इसमें ऐसे
पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला एक प्रश्न है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का, तो इसका मिट्टी का तेल हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। तो क्या है? AI2O3 और ZnO। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं, इसमें कौन सा गैस मुक्त करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला प्रश्न है, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आंसू जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इसमें बताना है कि लाल लिटमस किसमें नीला होगा। तो इसका सही आंसर है क्षार में नीला हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एस्टिक अम्ल की गंध सिरके की समान होती है, सिरके के गंध की समान होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शुष्क HCI गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? इसका आंसर होगा, कोई H3O+ मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विषम का पता लगाइए। इस ऑप्शन में कौन सा विषम है उसका पता लगाना है। फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। तो इसमें कौन सा विषम है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीरे और ग्रेफाइट के बारे में, तो इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान पारिस्थितिकी एवं कृषि से पूछा गया प्रश्न है। तो कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। तो वे क्या हैं? वे हैं कार्टिलेज। वे कार्टिलेज हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, तो क्या है? कार्टिलेज। उसके बाद अगला प्रश्न है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक डैश साथ रहते हैं, इसमें बताना है क्या साथ रहते हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन में शैवाल और कवक ये दोनों एक साथ रहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मादा
एनफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो यह अधः स्तर के साथ एक कोण पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो यह कौन सा प्रकार है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, लिम्फोसाइट। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, यही वाला गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसे आप लोग देख लेंगे इसमें कौन सा सही, मतलब ये तो गलत था, इसमें गलत पूछा था तो गलत बताया, मतलब मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती हैं। तो आप इसे दूसरा तीसरा ऑप्शन को भी पढ़ लेंगे। क्या है? मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी सख्त और सही है, तो सही है। तो इसमें जो गलत पूछा गया तो गलत वाला ऑप्शन है, मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसका आंसर होगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा, रंध्र खुलते और बंद होते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसमें देखना है क्या सही नहीं है। इसमें आधार के पास शाखाओं के पास मोटा कठोर तना पेड़, यही वाला सही नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन। पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य विशेष से है ये वाला प्रश्न। वर्ष 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? कितने पर दर्ज की गई महिला भागीदारी? तो ये है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में दर्ज किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये वाला किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया। ये वाला प्रश्न का उत्तर क्लियर अभी नहीं है, ये वाला प्रश्न छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार, ये वाला प्रश्न भी आयोग ने क्लियर नहीं किया है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो ये वाला प्रश्न छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो यह हो गया है 1062-1090, दूसरा ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार 2015-16 में बढ़कर 2020-22 में हो गया, मतलब 1062 से 1062 और 1090 हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही?
तो कितनी रही है? 2.5%। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा सही है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो यह किस कर का विकल्प चुना है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो गांधी जी की जान बचाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बतक मियाँ। ये बहुत बार पूछा भी गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो बिहार में किसने किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो यह था पादरी की हवेली, सबसे पुराना गिरजाघर है। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये किस शहर में हुआ था? भागलपुर में हुआ था। उसके बाद एक करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो एक किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। उसके बाद अगला प्रश्न है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था? तो कदीराबाद दरभंगा बनाया गया था। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर की है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो बिहार राज्य का स्कोर 100 में से 52 था, SDG रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक प्राप्त की। तो कौन सा रैंक प्राप्त किया था, यही बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई नहीं सही होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो गंगा जल उद्घाटन आपूर्ति योजना किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है बोधगया इसका ऑप्शन सही है। तो बोधगया में किया गया था। किस स्थान पर किया गया था? तो बोधगया में किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2021 में जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर
डैश प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में डैश प्रतिशत हुआ है। इसमें जो होगा 11.3 से 15.3% हुआ है। 11.3% से 15.3% शहरीकरण हुआ है स्तर इसका। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों में से लगती है? अधिकतम जिलों से बिहार के कौन सा जिला जो है अधिक राज्यों से लगती है? तो किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? वह कौन सा राज्य है जिसकी अधिकतम जिलों से लगती है बिहार में अधिकतम? तो इसका आंसर जो होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अंतिम रेलवे स्टेशन जो है पीरपैंती रेलवे स्टेशन हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? फल्गु जो है मोहाना और लीलाजन नदी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो इसमें कहाँ स्थापना की? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, तो ये वाला सही है। 10 की वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम, मतलब पहले सिवान, तब उससे ज़्यादा किशनगंज और उससे ज़्यादा मधेपुरा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व है? तो किस खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग में अधिक है बिहार। उसके बाद अगला प्रश्न है समसामयिकी से पूछा है ये। इसके पहले हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, अब इसके बाद हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स में आ गए हैं। तो इसमें है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है मिथिला मखाना। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो यह जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो जो समान वेतन की घोषणा की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो इसका जो सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो इसका जो सही आंसर होगा 40। उसके बाद अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो जो प्रस्तुत की है किरीट पारिख समिति है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? उसके बाद ये तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ईटानगर। उसके बाद प्रश्न है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसे किसे अनुमोदित किया गया है? हिमालयी याक को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था श्रीनगर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सुखना झील चंडीगढ़। उसके बाद अगला प्रश्न है, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो अंतिम मॉड्यूल का नाम जो है मेंगटियन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? ये कौन सा है? इसमें हो जाएगा मौना लोआ है। 38 वर्षों में पहली बार फूटा था ज्वालामुखी मौना लोआ। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा सेहान करुणा तिलक को मिला था। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए 2022 का पुरस्कार मिला था सेहान करुणा तिलक को। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था अंतरिक्ष और निरंतरता था। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभ की संलयन सफलता का दावा किया था? तो इसका जो है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है परमाक्राइसिस, जो सेकंड ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो इसका हो जाएगा सही आंसर स्पेन, जो COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलेपन गठबंधन शुभारंभ किया था गठबंधन का शुभारंभ। उसके बाद भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने नुहुंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था?
तो इस किसके लिए आवेदन किया था जीआई टैग के लिए फ्रेंड्स? तो ये जो किया था जापान ने किया था। जीआई जापान के लिए आवेदन किया था, नुहुंसू के लिए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो किसने किया था? एक किसने किया था? जाक्सा किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑप्टिमस है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो एक किया था किसने? सिरिल रेडक्लिफ ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसलिए इस भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ जो है सितंबर माह को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, यहाँ से गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षण है। तो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग इसे देख लीजिए और सॉल्व करिए। इसे पाँच करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स प्रश्न को। ये रीजनिंग का प्रश्न है, उसके बाद ये भी रीजनिंग का प्रश्न है और ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ से अंकगणित का प्रश्न आ गया, ये अंकगणित का है। उसके बाद ऐसे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से तार्किक क्रम में सजाइए, सब है। उसके बाद रेशमा ने वाला प्रश्न है, मतलब 10 प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग से है। और इस प्रकार यह 150 प्रश्न था जो 2023 में परीक्षा हुआ था, 12 फरवरी में जो परीक्षा हुआ था। तो इस प्रकार यह कंप्लीट हुआ। तो हम चाहेंगे कि जो जितना भी बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको लाया जाए और आप लोग उसे एक बार 2 बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो है अपने प्रश्नों को बार बार दोहराती है। तो इसलिए बीपीएससी टीचर के लिए बीपीएससी टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें भी यह संभावना है कि यह प्रश्न दोहराया जा सकता है। तो आप लोग इसे एक बार या 2 बार देख लीजिए ध्यान से। धन्यवाद।